नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहो कहानी यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है मुंबई के रहने वाले प्रतीक जी ने। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी अगली कहानियों की नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपके लिए और कहानी बनाने का मोटिवेशन। साथ ही दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कहानी की डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और मेल आईडी का लिंक दिया हुआ है। अगर आपके पास भी कोई कहानी या अनुभव है तो आप अपनी कहानी मुझे मैसेज या मेल करके शेयर कर सकते हैं। बिना देरी किए मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रतीक जी बताते हैं, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ और मेरा काम कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से मुझे अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है ताकि मैं वहाँ जाकर कंपनी के लिए कस्टमर के साथ डील कर सकूं। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ उस कंपनी के कस्टमर काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ और फर्म हैं। काम ज़रा मुश्किल ज़रूर है, पर मुझे सैलरी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और अलग अलग जगहों पर घूमने का जो मज़ा मिलता है वो तो है ही। और ये घूमने और आने जाने का सारा खर्च भी कंपनी ही उठाती है। साथ ही सभी सुविधाओं का ख्याल भी कंपनी की तरफ से ही रखा जाता है, तो कभी कोई दिक्कत भी नहीं होती। मेरी शादी 3 साल पहले नीलिमा से हुई। मेरी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि मुझे काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए उदयपुर जाना था। तो नीलिमा जी भी जिद करने लगी कि वो भी मेरे साथ जाएंगी। अब मैंने सोचा कि ले चलता हूँ साथ, उदयपुर अच्छी जगह भी है, हम घूम भी लेंगे और हमारा दूसरा हनीमून भी हो जाएगा और फिर दिक्कत भी नहीं आएगी क्योंकि कंपनी सारा खर्च देती ही है। तो मैंने नीलिमा की भी टिकट करा दी। एयरपोर्ट से हम सीधा कंपनी के गेस्ट हाउस ही चले गए। हमें पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी। नीलिमा बहुत खुश थी। गेस्ट हाउस काफ़ी आलीशान था और अरावली की पहाड़ियाँ आसपास थी, जिसकी वजह से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा था वहाँ का। चारों तरफ हरियाली और आसपास कोई मकान नहीं, सुनसान इलाका था। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ के नौकर ने हमारा सामान लिया और अंदर आने को कहा। मैं अंदर जा ही रहा था, तभी मैंने गेस्ट हाउस के पास के पेड़ के पीछे से किसी छोटे बच्चे को हमारी तरफ देखते हुए देखा। मेरी नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो भाग गया। मैंने नज़रअंदाज किया। अगले दिन मैं ऑफिस के काम से जब शाम को आ रहा था तो वो बच्चा फिर मुझे गेस्ट हाउस के पास ही दिखा। वो बस छिप छिप कर मुझे देखता था। मैंने उसको आवाज़ भी लगाई, पर वो भाग गया। अब तो जब भी नीलिमा और मैं घूमकर आते या फिर मैं काम से वापस आता तो वो बच्चा मुझे गेस्ट हाउस के पास ही दिखता। आज भी हर दिन की तरह वो बच्चा वहीं था। मैंने दूर से ही उसको देखा और सख्ती से पूछा, कौन हो तुम? पर वो बिना जवाब दिए ही भागने लगा। मैंने उसका पीछा किया। लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर वो एक पुराने बंगले में घुस गया। मैं उस बंगले के पास पहुंचा तो देखा लकड़ी का एक बड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं अंदर गया, पर मुझे कोई अंदर दिखाई ही नहीं दिया। मैंने उस बच्चे को आवाज़ लगाई तो मेरी आवाज़ गूंजने लगी। आखिर बंगला पूरा खाली जो था। बच्चे कहाँ हो तुम बताओ तो, तुम्हें क्या चाहिए? छिप क्यों रहे हो? पर कोई दिखाई नहीं दिया। मैं उस बंगले को देखकर हैरान था। वो बंगला पुराना जरूर था, पर किसी आलीशान महल से कम नहीं था। दीवारों पे नक्काशी हो रही थी और काफ़ी एंटीक चीज़ें थी वहाँ। मैं उस बंगले के आंगन में आ गया। आंगन में भी कोई नहीं था। छत पर एक बड़ा सा सुंदर सा झूमर लगा हुआ था। मेरी नज़र झूमर से जैसे ही नीचे आई तो मैं हैरान रह गया। आंगन में अचानक से एक हिलने वाली लकड़ी की चेयर आ गई थी, जो आगे पीछे हिल रही थी। तभी मुझे बंगले के मेन गेट के बंद होने की आवाज़ आई। मैं वापस भागने के लिए मुड़ा ही था कि मुझे अचानक एक डरावनी आवाज़ आई। मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक डरावना सा आदमी उस कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ पांव एक लाल धागे से कुर्सी से ही बंधे हुए थे और वो पूरा जला हुआ था। तभी दाई तरफ से एक हवा का झोंका आया और एक बच्चा वहाँ से आया। ये बच्चा वही था जो गेस्ट हाउस के बाहर मिलता था। उसके हाथ में थाल था जिसमें बहुत सारा मांस था। इतना मांस
जिसको खाने में कम से कम 10 लोग लगते। उस बच्चे ने वो मांस उस आदमी के आगे रख दिया। उस आदमी के मुंह से एक लंबी जीभ निकली और उस आदमी ने जीभ से ही मांस उठाया और निगल लिया। उसका मुंह मांस खाते टाइम अपने आप बड़ा होता जा रहा था, जिस वजह से उसने 1 मिनट में ही सारा मांस खा लिया। वो आदमी उस बच्चे पे चिल्लाने लगा कि उसको और मांस चाहिए। मांस ला कर दी मुझे, और मांस ला भी मुझे। उस आदमी ने मेरी तरफ इशारा किया। इस आदमी को ही ले आ। वो बच्चा मेरी तरफ बढ़ने लगा। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। वो बच्चा मेरे पास आकर बड़ी मासूमियत से बोला, आपका थोड़ा मांस दो ना, आप चलो बापू के पास, वो आपका थोड़ा सा मांस खा लेंगे, फिर आप चले जाना, बाकी का कल खा लेंगे। मैं उस बच्चे से बचकर दूर जाने लगा, पर उस बच्चे ने मेरी टांग पकड़ ली और मैं गिर गया। फिर वो बच्चा मुझे घसीट कर उस आदमी के पास ले गया। मैं उस आदमी से मुझे छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि मैं उसको रोज़ एक बकरा या जानवर लाकर दूंगा। अगर उसने मुझे अभी मार दिया तो मुझसे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का ही काम चलेगा, पर अगर मुझे छोड़ दिया तो रोज़ मोटा जिंदा बकरा ला कर दूंगा। उस भयानक आदमी ने मुझे जाने दिया। बंगले का मेन गेट अपने आप खुल गया। मैं भागकर वापस गेस्ट हाउस आ गया। गेस्ट हाउस आते ही नीलिमा मुझ पर बरस पड़ी, क्योंकि मुझे आते आते रात के 2 बज गए थे। गेस्ट हाउस का नौकर भी वहीं था। मैंने नीलिमा को सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर वो नौकर हैरानी से बोला, साहब आप बच कैसे गए? आज तक जो भी उस भूतिया बंगले में गया वो वापस नहीं आया। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? नौकर ने बताया, साहब इस बंगले की एक कहानी है जो आज से 30 साल पहले के एक तांत्रिक की है, जो वहाँ आज से 30 साल पहले रहता था, जो जादू टोना करता था और उस जादू टोने के लिए कभी कभी तो मानव या जानवरों की बलि भी देता था। एक दिन उसने गांव के सरपंच की 18 साल की बेटी को उठा लिया था। तकरीबन 1 साल तक वो लड़की की कोई खबर नहीं हुई। फिर एक दिन उस बंगले से किसी नवजात बच्चे की आवाज़ें आने लगी, तो सब गांव वाले और सरपंच मिलकर वहां गए। तब जो नज़ारा देखा उसको देखकर सब दंग रह गए। बंगले के आंगन में वो तांत्रिक आग जलाकर एक तांत्रिक हवन कर रहा था और बगल में ही सरपंच की बेटी बेहोश पड़ी थी और वहाँ एक नवजात बच्चा भी था। वो तांत्रिक उस लड़की और बच्चे की बलि देने वाला था। गांव वालों ने उसको पकड़ लिया और खूब पीटा और उससे पूछा कि ये बच्चा किसका है और सरपंच जी की बेटी यहाँ कैसे आई, पर वो तांत्रिक हंसता रहा। फिर एक गांव वाले ने उस हवन कुंड के पास रखी एक अजीब सी मूर्ति को उठा लिया और हवन में डालने लगा, तो वो तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं बताता हूँ सब, मैं बताता हूँ, पर वो मूर्ति को कुछ मत करना उस मूर्ति को। तांत्रिक ने बताया, 1 साल पहले उसने इसी साधना के लिए सरपंच की बेटी को उठा लिया था और बंगले में लाकर तांत्रिक ने उस लड़की के साथ उसी रात पहले तो बुरी तंत्र विद्या के अनुसार शादी की और बलात्कार किया। फिर अगले दिन उस लड़की को बहुत तड़पाया। तांत्रिक ने लड़की को गर्म लोहे की सलाखों से पीटा और पीटते हुए उसका बलात्कार किया। उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। जितनी ज़्यादा वो हैवानियत उस लड़की के साथ करता, उतनी ही उसकी बुरी ताकतें खुश होती। उस तांत्रिक ने सबसे पहले अपने मुंह में लड़की का एक स्तन पकड़ लिया और दांतों से थोड़ा मांस अलग कर दिया और खा गया। तांत्रिक ने आगे बताया कि फिर उसने जादू टोने का एक गरम तेल लिया और उस गरम तेल से लड़की के शरीर पर छींटे मारने लगा। वो लड़की दर्द से कराती रही, पर तांत्रिक को दया नहीं आई। तांत्रिक ने बताया कि उसने अपने हाथ में एक चाबुक लिया और उस लड़की का बलात्कार किया। बलात्कार करते समय वो चाबुक से उस लड़की पर वार करे जा रहा था। इससे लड़की की जगह जगह से चमड़ी उधड़ गई थी। इसके बाद तांत्रिक ने बताया कि उसने उस लड़की का पूरा ध्यान रखा ताकि वो ठीक रहे और बच्चा पैदा कर सके। उस लड़की ने पहली रात को तांत्रिक के बच्चे का गर्भ धारण कर लिया था और आज कुछ देर पहले ही बच्चे का जन्म हुआ था। वो अब दोनों की बलि देने वाला था। ये सब सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया और वो उस तांत्रिक को मारने लगे। वो तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुम लोग मुझे मार भी डालोगे ना, तो मैं वापस आऊंगा
और इस गांव में रहने वाले हर इंसान को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तभी गांव के पंडित जी आ गए और उन्होंने उस तांत्रिक को एक कुर्सी पर बैठाने को कहा और उस तांत्रिक को रक्षा कवचों से बांध दिया। फिर पंडित जी ने गांव वालों से उस तांत्रिक को जला देने को कहा। गांव वाले सरपंच जी की लड़की और बच्चे को बंगले से ले आए, पर रास्ते में ही उस लड़की की मौत हो गई। 1 साल बीत गया था और वो बच्चा 1 साल का हो गया था, पर वो बच्चा बहुत अजीब था। 1 साल की उम्र में ही वो 5 साल का दिखता था और उसको चलना ही नहीं, बोलना और दौड़ना तक आता था। तब उसको देखकर हैरान रहते थे, क्योंकि उस बच्चे में एक 10 साल के बच्चे जितनी ताकत थी। एक रात उसने सरपंच को चाकू घोंप कर मार दिया था। फिर अगले दिन सब गांव वाले इकट्ठे हो गए तो पंडित जी ने बताया कि ये बच्चा उस तांत्रिक के काले जादू के प्रभाव से ही पैदा हुआ है। ये बच्चा नहीं, शैतान है, शैतान। सब उस बच्चे को उसी बंगले में ले गए और उस बच्चे का गला रेत कर मार दिया। अब वो तांत्रिक और उसका बच्चा मरने के बाद और भी ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, शैतान बन गए हैं। तांत्रिक तो कहीं जा नहीं पाता क्योंकि वो रक्षा कवचों से बंधा हुआ है, पर वो बच्चा उन दोनों के लिए शिकार लाता है और जो भी जानवर या इंसान इन दोनों के चंगुल में फंसता है उसको ये मार कर खा जाते हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं साहब जो बचकर आ गए। आपको अब हर दिन शाम को एक जानवर उस बंगले पर ले जाना होगा, नहीं तो वो बच्चा आपको ले जाएगा। जैसा आपने बंगले में वादा किया था आपको वो पूरा करना होगा। और हाँ साहब, अब आप कुछ दिन तक यहाँ से जा नहीं पाओगे। वो तांत्रिक और उसका बच्चा आपको जाने नहीं देगा। अगर कोशिश की तो आपको और आपकी पत्नी को मार देगा। कुछ दिन बाद पंडित जी आ रहे हैं और वो ही आपको गांव से निकाल सकते हैं। मैंने नौकर की बात मानी और हर शाम को मैं एक बकरा लेकर जाता और पेड़ के पीछे छिपकर देखता। बंगले का दरवाज़ा अपने आप खुलता और वो बकरा अपने आप अंदर चला जाता था। फिर अंदर से बकरे के चीखने की आवाज़ आती। मैं समझ जाता कि वो तांत्रिक बकरे को मार कर खा जाता था। 2 दिन बाद ही मैं काम में इतना व्यस्त हुआ कि बकरा बंगले के गेट पर रखना भूल गया था। मुझे काम से गेस्ट हाउस आते आते रात के 10 बज गए थे। मैं जैसे ही गेस्ट हाउस पहुंचा वो बच्चा गेट पर ही था। मुझे देखते ही वो पास आया। मैं बहुत डर गया था। डर के मारे मुझे पसीने आने लगे। वो बोला, तुम चलो ना, मेरा बापू भूखा है, चलो आज तुमको ही आना पड़ेगा। मैं गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं अभी जानवर लेकर आता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। उस बच्चे ने गुस्से में मुझे देखा और गायब हो गया। मैंने अपने नौकर को आवाज़ लगाई। फिर नौकर और मैं बकरा लेने के लिए निकल गए। बड़ी मुश्किल से हमें बकरा मिला। उसको हम बंगले के गेट पर रखाए और तुरंत वहाँ से भाग आए। रास्ते में नौकर ने बताया कि पंडित जी आ गए हैं और नौकर ने पंडित जी को मेरी समस्या बता दी थी। वो कल गेस्ट हाउस आ जाएंगे। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने नीलिमा के साथ अपना सारा सामान पैक कर लिया था। अगले दिन पंडित जी आए और उन्होंने गेस्ट हाउस में ही हमारे लिए एक पूजा करी और हम दोनों के हाथों पर एक रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा, जब तक ये तुम्हारे हाथ पर है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम दोनों पंडित जी का आशीर्वाद लेकर वापस मुंबई की ओर निकल गए। गांव की सीमा खत्म होने तक हमें बहुत बार एहसास हुआ कि कोई हमें पीछे खींच रहा है, पर रक्षा सूत्र की वजह से वो बुरी ताकतें नाकाम हो रही थी और वो बच्चा कई बार रास्ते में मुझे रोकते हुए दिखा, पर हम नहीं रुके और वापस मुंबई आ गए।